नमस्कार दोस्तों, डी कोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिजिक्स की हमारी एक कक्षा रह रही थी, जिसके बाद हमारा जो भौतिकी हमने सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन शुरू किया था वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर आपकी बुक में दिया होगा विविध करके, मिसलिनियस जिसको कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं किसी भी चैप्टर में फिट नहीं होते, उसको उठा के लास्ट में विविध में डाल देते हैं। तो 90 सवाल करीब हैं, कुछ बकवास प्रकृति के भी सवाल हैं, ठीक है। तो उसको अपन उसी तरीके से करते चलेंगे। बाकी जो याद करने जैसी चीजें हैं, समझने जैसी चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है, ठीक है। चलिए तो प्रश्नों के माध्यम से समझते चलते हैं। आज ये भौतिकी का उद्यापन क्लास है। उद्यापन क्लास मतलब अंतिम क्लास है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे। क्लास नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विविध है ना। चलिए तो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अब जहां भी अति सूक्ष्म की बात आ जाएगी ना, अति सूक्ष्म या तो नैनो टेक्नोलॉजी होगी। क्यों? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ही है कि नैनो कणों का अध्ययन है। 10 की घात -9 मीटर जिसका साइज होगा, मतलब समझ पा रहे हो कितनी छोटी सी चीज हो गई। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसका यूज हम करते हैं, वो कहलाती है नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी को ही हम बोल सकते हैं, या उसी का एक पार्ट होती है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल होगी, तो आप इन चीजों को समझते रहिएगा, क्योंकि रिपीट होने की यहां से संभावना सवालों की ज्यादा है। दूसरा चीज वो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है जियोडेसी। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। अब देखो मुझे नहीं पता ये क्या है जियोडेसी, लेकिन मुझे आइडिया लगाना हो तो मैं सवाल को किस तरीके से समझूंगा। जियो जहां भी आ जाएगा मतलब पृथ्वी से रिलेटेड आइटम कुछ ना कुछ होगा। जियो का मतलब ही पृथ्वी है, ठीक है। जियो तो जियोग्राफी है ना, तो उसी तरीके से भूगोल मतलब भू जो है, पृथ्वी जो है, उस तरीके से है ना। तो जियो का मतलब यहां क्या है, जियो का मतलब यहां पृथ्वी से है। तो स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी के ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से, इसका कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बेसिकली जियोडेसी के किस चीज का अध्ययन करता है, जियोडेसी में पृथ्वी की घनत्व क्या है, उसका परिमाप क्या है, मतलब एक तरह से संपूर्णता में पृथ्वी का मेजरमेंट वाला अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जियोडेसी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान का वह क्षेत्र या विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है। अब देखो मैं कह रहा हूं मुझे इसमें से कुछ नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जहां हाइड्रो आ जाए, हाइड्रो मतलब जल वाला सिस्टम है, हाइड्रो जहां हो वहां जल से रिलेटेड अध्ययन होगा। जैसे हाइड्रोपोनिक्स खेती आप लोग आजकल पढ़ते होंगे, जो जल में खेती की जा रही है, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है क्रायोजेनिक्स। तो जहां क्रायो आ जाएगा, जब हम क्रायोजेनिक इंजन पढ़ रहे थे, क्रायो का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की बात हो जाएगी, वेरी लो टेम्परेचर की बात हो जाएगी, है ना। ताप से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो होगा, है ना। डाइटेटिक्स, ये क्या होता है, जो अपन डाइटिंग करते हैं ना, कमजोर होने के लिए या मोटा होने के लिए, डाइटिंग तो दोनों चीजों में ही आती है। तो डाइटेटिक्स उसको कहते हैं, उस चीज के अध्ययन को। बचा एक, मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है, वो क्या हो जाएगा, साइबरनेटिक्स, ठीक है। तो आपको बेसिकली शब्द को डिकोड करना आना चाहिए यहां, जैसे यहां एग्जाम डिकोड होते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपको शब्द को डिकोड करना आना चाहिए। ना पता होते हुए भी आप संभावित या सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समय मापक विज्ञान क्या है। अब देखो समय कैसे मापेंगे, तो इसमें भी वही हो जाएगा। अब हाइड्रो जहां दिया है वो नहीं होगा, टोमोलॉजी, होरोलॉजी और कॉस्मोलॉजी। तो इसमें से मुझे पता है कि जो कॉस्मोलॉजी है वो क्या है, बेसिकली ब्रह्मांड विज्ञान है, ब्रह्मांड का अध्ययन है बेसिकली, है ना। तो कॉस्मोलॉजी आप याद रख सकते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन है।
टोमोग्राफी क्या होता है, ठीक है, एक होता है टोपोग्राफी, वो अलग चीज है, ये है टोमोग्राफी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 2D इमेज, आप एक फोटो खींच लीजिए, जैसे अभी मैं दिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो आ गया। अब मेरी अगर 3D आपको एक क्या कहते हैं खिलौना टाइप से बनाना हो, तो आप क्या करोगे, मेरे 2D इमेज की हेल्प से 3D इमेज बनाओगे कि हाँ भाई ये आदमी थोड़ा शरीर में हैवी है ना, बाल इसके थोड़े कम हैं, उड़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीज क्या है, इस टाइप का जो चीजों का अध्ययन होता है वो कहलाता है टोमोग्राफी। हाइड्रो मतलब जल से रिलेटेड हो गया, तो बचा क्या, समय मापक विज्ञान क्या हो जाएगा आपका, होरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इसी तरीके से इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा तो आपको उसमें डिकोड करना है ऑप्शन को, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन, है ना, घर्षण आप समझते हो ना, फ्रिक्शन, जैसे मैं जमीन पे चल रहा हूं तो कहीं क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल घर्षण को आप इस तरीके समझिए, बढ़िया सी चिकनी सी रोड है आपकी और एक आपकी गांव देहात वाली खटखट खटखट वाली सड़क है, तो घर्षण जो चिकनी सी सड़क है ना उस पर कम है, तभी तो साइकिल बाइक एकदम मक्खन की तरह चलती है, और वो टिक 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 वाली जो रोड जो है उसका घर्षण ज्यादा है। तो घर्षण बेसिकली ये है ना। तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ट्राइबोलॉजी। मैंने अपनी बुक पे ऐसे याद कर रखा है, जैसे जब गली क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पहले ट्राई बॉल डाल, है ना, जब बैटिंग करने जाते हैं तो उसे कहते हैं पहले ट्राई बॉल डाल। तो ट्राई बॉल डालने से क्या करते हैं, चेक करते हैं ना, बैट और जो आपका बल्ला है, जो आपकी गेंद है, उसके बीच का घर्षण चेक करते हैं। कैसे भी करके उल्टी सीधी कहानी कनेक्ट कर लो, मतलब सवाल रिपीट हो जाए तो भाई साहब गलत नहीं करके आओ, इसलिए ठीक है। तो ट्राई बॉल, है ना, ऐसे करके कर लेना, ट्राइबोलॉजी, उससे क्या, घर्षण और स्नेहक के बीच का, स्नेहक का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट डार्फ के बारे में सीखेंगे। तो व्हाइट डार्फ क्या है, हिंदी में बोलते हैं श्वेत बामन। जब कोई भी तारा अपनी आयु पूरी करता है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था, सौरमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था, ब्रह्मांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब कोई भी तारा अपनी आयु पूरी करता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है और उसके बाद व्हाइट डार्फ वो बन जाता है। तो व्हाइट डार्फ मतलब किस में सीखेंगे, कृषि में सीखोगे क्या, जेनेटिक्स कोई मतलब नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी कोई मतलब नहीं है, खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं जी कौन सा असत्य है। वायुयान के विशेष रबर टायर को थोड़ा सा सुचालक बनाया जाता है, ठीक है। प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ना कि बैगनी, गलत बात है ना। प्रकीर्णन कैसे होगा, जो विवग्योर है, BIVGYOUR, जो विवग्योर है वो क्या है, विवग्योर में वायलेट का जो बैगनी है उसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, फिर क्रमशः प्रकीर्णन कम होता जाता है। तो मतलब बैगनी का भी प्रकीर्णन होगा, इंडिगो का भी प्रकीर्णन होगा, और वायलेट, इंडिगो और ब्लू तीनों के प्रकीर्णन, जब ज्यादा प्रकीर्णन होता है तो उसके फलस्वरूप मिक्स तीनों का कलर होकर हमें आकाश का रंग नीला सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब नहीं है बैगनी रंग की तुलना में नीली किरणें अधिक प्रकीर्णन नहीं करेंगी, उन बैगनी की तुलना में तो कम करेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, गीले वायों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सूखे हुए बाल हैं, कंघा उसमें बार बार रब करो और कागज के टुकड़े, जादू दिखाते थे ना बचपन में, देख चुम्बक बना देता हूं, तो वैसे ही चुम्बक बनाने वाला सिस्टम है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु की बनी रस्सी बांध दी जाती है, ताकि अगर कोई उसमें करंट वाला सिस्टम हो तो वो धरती में ट्रांसफर हो ले। खैर, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां स्थित है, फैक्चुअल सवाल है, नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लेना, ठीक है। भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, और शायद अगला सवाल रासायनिक वाला होगा। हाँ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है, तो यह है पुणे में। तो याद रख लेना, भौतिकी वाली जो प्रयोगशाला है वो आपकी कहां है, वो नई दिल्ली में है, और रासायनिक वाली कहां है, पुणे में है। मैंने इसके आगे लिख रखा था पुड़िया में रसायन। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ केमिकल लाते हो, जैसे अभी नहीं वो रील्स वाला ट्रेंड चला था, वो गंधक पटास फोड़ने वाला, फट वाला है, देखा होगा आप लोगों ने भी, एक आदमी तो किया भी होगा। तो पुड़िया में रसायन मतलब रसायन, हम कोई भी केमिकल लाते हैं तो पंसारी क्या होता है, पुड़िया बांध के देते हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हो पुड़िया में रसायन। तो आपको याद रहेगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां अवस्थित है, पुणे में अवस्थित है, ठीक है। तो क्या है, मतलब मैं जो बोलता हूं ना उसको लिख लिया, बस भाई लिख लो, दोबारा तिबारा जब खुद से किताब से रिवीजन कर रहे होगे ना तब मजा आएगा, चीजें खुद से याद होती चली जाएंगी, और एग्जाम में ऐसे ही सवाल जब रिपीट होकर टपकते हैं ना, ओहो हो आनंद आ जाता है। चलो आगे चलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है,
है ना। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपका बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कहां स्थित है। तो TIFR जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टिफर भी बोलते हैं इसको, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां है आपका, मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या होता है, तो लेजर की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। लॉन्ग एम्प्लीफिकेशन नहीं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लोकली एम्प्लीफाइड नहीं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो नहीं। रेडिएशन का मतलब उद्दीप्त विकिरण, हिंदी में बोलते हैं इसको उद्दीप्त विकिरण द्वारा लेजर लाइट का क्या कहते हैं, लेजर हो जाए, लाइट को वो जो है लेजिंग फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, है ना, बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन मतलब उद्दीप्त विकिरण ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो बी वाला इसका सही आंसर होगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो मैं भी आपको बता रहा हूं कौन सा, उद्दीप्त विकिरण जिसके द्वारा क्या होता है, उद्दीप्त विकिरण जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 12th का। अगला सवाल देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। 2010 में किताब आई थी, तो आपके एक आध सवाल आपकी पीसीएस परीक्षा में या फिर अगर आप आरओ का परीक्षा दे रहे हैं तो उनमें जो रिसेंटली फेमस बुक और राइटर रहे होते हैं ना, एक आध सवाल प्राय प्रकृति ऐसी है कि बुक से एक सवाल आता ही आता है। तो आप अगर 20-25 जो करंट अफेयर्स की आपकी किताबें उनको याद कर लेते हो तो आपके एक सवाल के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन थे, जापानी लेखक थे। 2010 की बहुत फेमस किताब है तकाशी हिरोज, ठीक है। तकाशी हिरोज जापानी लेखक हैं और उनकी बुक है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम। तो यद्यपि आज के परिप्रेक्ष्य से ये उपयोगी सवाल नहीं है, करंट अफेयर्स का सवाल है, इसलिए रेड कलर से आपको शो हो रहा है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे 90 सवाल कराने हैं। मेरा प्रयास ये है आपका एक ही घंटा में लूं, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार हम सब जानते हैं किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने। बी का पहला देखूंगा मैं किसमें है, इसमें है और इसमें है ना। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन थे, कोल्ट थे, ठीक है, कोल्ट महोदय थे। तो इनको आप मैचिंग के फॉर्म में भी, बाकी अलग अलग भी याद करते रहिए। ये मैं आपको आविष्कार और आविष्कारक वाले चैप्टर में सब करा चुका हूं। तो ए का तीसरा है, दोनों में ए का तीसरा है। आगे चलते हैं। शीतलता और दाब का नियम, दाब का नियम किसने दिया था, पास्कल महोदय ने दिया था, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा 2, तो डी का 2 इसमें है। और फिर शीतलता से क्या मतलब है, तो न्यूटन के नियम से है, ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मतलब देखो ये तो आपको पता ही होगा, डायनामाइट इतना सुनते हो, ठीक है, और दाब का नियम भी आपको पता होगा, पास्कल, इन दोनों के मिलते ही आपको सही आंसर मिल जाएगा। मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चन की सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि इसमें आंसर अगर आपको 1-2 सवाल भी आ रहे हैं ना तो आंसर पता होना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है ना। तो इसमें 2 होने चाहिए, जिंक और कार्बन बनाते हैं, है ना। तो ये शायद मिसप्रिंट है सवाल, तो इसमें क्या होगा, 2-2 ऑप्शन है। तो जिंक और कार्बन जो होते हैं उसके दोनों, एक कैथोड और एक एनोड। जो कैथोड होता है वो कार्बन का होता है, एनोड जो होता है वो आपका जिंक का होता है। तो यहां जिंक और कार्बन दोनों कर लेना, इसी प्रकार से आपकी बुक में भी दिया होगा। कहां से कार्बन, तो कैथोड वाला जो होता है वो कार्बन होता है और उसमें जो एनोड वाला वो होता है वो आपका जिंक का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एटीएम से क्या तात्पर्य है, एटीएम जिससे आप पैसा निकालते हो वही एटीएम, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन थोड़ी ना करती है वो, गलत बात है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। हालांकि देखो आप अगर इसमें कॉमन सेंस लगाओगे, आपको नहीं पता होगा तो आप कहोगे टेलर, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ के रखता है, मतलब सारे एटीएम आपस में कनेक्टेड हैं, आप किसी भी बैंक के एटीएम से किसी भी दूसरे बैंक की मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज है। तो जो आपका नेशनल पेमेंट एनपीसीआई है, जो आपका एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट
कॉर्पोरेशन समथिंग करके है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जिसने आपका भीम ऐप डेवलप किया है, जो आपके सारे बैंकों के सर्वर्स को कनेक्टेड रखता है, जो आपके सारे एटीएम को जोड़े रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर अच्छा सवाल है ना, रिपीट हो सकता है, अच्छा सवाल है। तो निम्नलिखित में से कौन सभी एटीएम को जोड़ के रखता है? तो एनपीसीआई या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? ठीक है, तो लघु रूपण मैंने अभी आपको बताया था, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि किसी भी पदार्थ का नैनो स्वरूप, मतलब छोटा सा स्वरूप, 10⁻⁹ मीटर का उसका साइज होता है, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ तक हो सकते हैं। इतने बड़े पार्टिकल को हम नैनो पार्टिकल कहते हैं, और उनका क्या होता है, नेचर चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैं ए पदार्थ हूं, ठीक है, मेरे इतने बड़े स्वरूप का नेचर कुछ और है, मेरी प्रकृति कुछ और है। अगर मेरे नैनो पार्टिकल को निकाल लिया जाए तो उसका नेचर कुछ और हो जाएगा, और वो हाईली रिएक्टिव भी हो जाता है, तो काफी बेनिफिशियल है। तो वही पूछ रहा है कि 21वीं शताब्दी में कौन सी टेक्निक जो है लघु रूपन यानी छोटे रूप में कमाल कर सकती है? तो दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखोगे नैनो टेक्नोलॉजी को, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो कहलाता है ना। 10⁻⁷ नहीं है ये, 10⁻⁷ है। तो 10⁻⁷ से कम हो वो क्या कहलाएगा? 10⁻⁷ से 10⁻⁹ तक क्या कहलाता है? नैनो पार्टिकल। याद रखोगे इस बात को, नैनो का मतलब ही है 10⁻⁹, ठीक है। चलो, नैनो कण के आकार निम्नलिखित में से किसके बीच हो सकता है? तो एक nm मतलब नैनोमीटर, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक उसका साइज हो सकता है। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ और 100 मतलब 10⁻⁷ नैनोमीटर तक उसका साइज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज है जो आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स के कब्जे में रहे हो कभी कभार, तो आपको ये चीजें पता होंगी। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। अब देखो, ये यूपीएससी के सवाल है, तो इनमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम प्रायः गलत मान लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि नैनो पार्टिकल भाई साहब खाली आदमी बना सकता है, भगवान जी नहीं बना सकते, मतलब कृत्रिम रूप से ही है, प्राकृतिक रूप से एक भी नैनो पार्टिकल ना है। अरे चचा, एक आदमी अगर निकल आया ना, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो, कुछ धात्विक, अब एक हटाओ तो एक हटाया तो दो ऑप्शन तो हट गए। कुछ धात्विक ऑक्साइड, कुछ है, ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में भी काम में आते हैं, है ना। आपकी लाली, लिपस्टिक, फलाना ढीका जो भी होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ धात्विक ऑक्साइड के नैनो ऑक्साइड भी उसमें यूज होते हैं। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों, अब कुछ दिया है, एक में भी होता होगा तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित है। भाई कुछ नैनो पार्टिकल्स ऐसे हो सकते हैं ना जो हमें हानिकारक हो, सारे लाभदायक तो नहीं होंगे। ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों सही हैं। वही पूछ रहा है कौन सा से सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो प्लग किससे संबंधित है? नैनो प्लग क्या है? नैनो प्लग बेसिकली वही है जो आपके एग्जाम में नहीं पकड़े जाते, 10 नकलची पकड़े गए, ठीक है, सॉल्वर गैंग के सदस्य, तो वो कान में अपने वो घुसाए रहते हैं इंतजाम, वो नैनो छोटा सा इस माइक्रोफोन टाइप से स्पीकर होता है, नैनो प्लग उसको बोलते हैं। तो नैनो प्लग किससे संबंधित है? एक छोटे सुनने के यंत्र से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब देखो, ये नैनो कर्ण है ना कि नैनो कण, ठीक है, याद रखना, नैनो कर्ण मतलब नैनो ईयर की बात चल रही है ना। तो नैनो कर्ण द्वारा 120 डेसिबल तक की ध्वनि सुनाई देती है? नहीं, 60 डेसिबल तक की सुन सकता है वो। तो नैनो कर्ण 60 डेसिबल तक की सुनाई देती है, ये बिल्कुल सही बात है। नैनो कर्ण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना हुआ होता है, और नैनो कण चांदी के केवल एक नैनो कण का बना हुआ होता है। तो 23वां आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक नैनो पार्टिकल का कैसे नैनो कण बन सकता है? मतलब बहुत सारे मिक्स होकर तब वो बनाएंगे ना, इस हिसाब से। चलो, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का यूज किया था और कब?
तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, नैनो मतलब छोटा, और छोटी क्या होती है, टॉफी होती है, तो टॉफी जैसा नाम है एक, ठीक है। रिचर्ड फेनमैन नहीं होगा। नोरियो टानीगुची, ठीक है, टानीगुची मतलब टॉफी गुची, मैंने इसको टानीगुची को टॉफी गुची लिख रखा है ना, अपनी किताब पे लिखा हुआ है टॉफी गुची, टानीगुची को टॉफी गुची। तो नैनो मतलब छोटी सी क्या चीज होती है, टॉफी होती है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। वैसे तो नाम चाचा का याद होगा नहीं, सवाल रिपीट हो जाएगा तो सोचोगे अच्छा क्या था। तो नोरियो टानीगुची इनका नाम है। 1974 में इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी जैसा शब्द इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे। क्या है, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर को कोई किसी पार्ट को कहीं कोई इंजेक्शन देना है, कुछ मेडिसिन देनी है, तो नैनो ट्यूब बहुत पतली सी ट्यूब होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके माध्यम से उसी अंग तक क्या होता है, दवाई पहुंचाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है शरीर में, ठीक है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में भी बनाया जा सकता है। ये भी टेक्नोलॉजी चल रही है, इसको भी बनाया जा सकता है। यद्यपि आंसर में क्या है, आपके आंसर में आपका ये वाला गलत माना है, लेकिन ये भी आजकल हो रही है, नई टेक्नोलॉजी में ये चीज भी हो रही है, ठीक है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों बायोकेमिकल सेंसर्स के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे बायोकेमिकल सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे आपके नहीं होते जो पर्यावरण में प्रदूषक के लिए सेंसर माने जाते हैं, उसी तरीके से इसका भी यूज किया जा सकता है। यह भी सही है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ये इसकी एक खासियत है ना। बायोडिग्रेड जैसे पॉलिथीन है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकारक नहीं है, मतलब वो उसका अपघटन नहीं होगा पूरी तरह से, लेकिन इनका अपघटन हो जाता है। तो ये भी सही है। तो कौन से सही है, तो यूपीएससी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था, लेकिन इसका आंसर अगर वर्तमान में पूछेगा तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सही होना चाहिए, क्योंकि ये काम भी आजकल कार्बन नैनो ट्यूब की हेल्प से हम लोग कर सकने की स्थिति में आ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, एक सवाल छूट गया, हाँ ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 26, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इनसे जो बड़े बड़े सवाल आप देख रहे हो ना, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक के ही प्रॉपर 8-10 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करना सक्षम कर दिया है। जो मैं अभी बता रहा था, कार्बन ट्यूब के माध्यम से, मान लो आपके फेफड़े को कोई दवाई चाहिए, तो भाई साहब आपके मुंह को क्यों खिलाएं, सीधे नैनो ट्यूब के द्वारा क्या करेंगे, आपके फेफड़े तक दवाई पहुंचा देंगे। तो क्या हो गया, वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो ये सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। मतलब प्राय टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, वो कहे कि ऐसा कर सकती है, ये संभव हो सकता है, तो वो ऑप्शन संभवतः सही होते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको नहीं पता है तो इसका यूज कर सकते हो। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, उनका फ्रिक्शन, उनका घर्षण, ठीक है, उनका फ्रिक्शन, उनका घर्षण। तो 27वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है क्वांटम डॉट क्या है। बेसिकली क्वांटम डॉट ऐसा एक क्या कहते हैं उसको, अर्धचालक है, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन परिवहन को सक्षम बना लेते हैं, और जो भी हमारा आगे का सिस्टम होता है उसके हिसाब से पॉसिबल हो पाता है। तो क्वांटम डॉट क्या है, अब मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें समझाने लग जाऊं 1 घंटा, तो कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो क्वांटम डॉट बेसिकली क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं को नहीं, रेडियो एंटीना नहीं, एक कल्पित नैनो रोबोट, तो नैनो रोबोट नहीं, इसको कोई क्वांटम डॉट नहीं कहते हैं। अर्धचालक नैनो संरचना है, ठीक है, सेमीकंडक्टर नैनो संरचना है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम डॉट। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका मतलब यह है कि पहले हम किसको नैनो पार्टिकल मानते थे, अब कौन और उससे छोटे, मतलब पहले मान लो
टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, पहले इतना बड़ा पार्टिकल नैनो पार्टिकल ही मानते थे, फिर हमने और छोटा कर लिया, फिर हम और छोटा, अब हम बिंदी बराबर, और बिंदी के भी बिंदी के बराबर पे आ गए हैं, है ना। तो इस हिसाब से नैनो पार्टिकल क्या हो गए, और छोटे होते गए, है ना, उनका और सूक्ष्मीकरण होता गया। तो इसमें देखो, तो सबसे पहले जो एयरोसोल धूल के कण होते हैं ना, वो नैनो पार्टिकल में आते हैं, मतलब काफी बड़े नैनो पार्टिकल हैं अन्य की अपेक्षा की तुलना में। तो ए देखो सबसे पहले किसमें, ये गया, ये गया। ए के बाद आएगा 3D नेटवर्किंग वाला, ठीक है, 3D नेटवर्किंग। फिर आएगा आणविक विनिर्माण, जो आणविक विनिर्माण है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे, अणु लेवल पे हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए, है ना, उसका भी मतलब बहुत और छोटा पार्ट, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, है ना, ये सबसे छोटा है। तो ए सबसे पहले हो, सी सबसे लास्ट में हो, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। नैनो हमिंग बर्ड क्या है ना, नैनो हमिंग बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, है ना, वैसी साउंड आ रही है। तो देखो नैनो हमिंग बर्ड क्या है, एक नई प्रजाति जो अभी तक नहीं खोजी गई है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक अति लघु विद्युत कार, नहीं। एक जेव के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, यही है ना। मतलब ऐसे मान लो चिड़िया टाइप से, छोटी सी चिड़िया, और नहीं साउथ वाली पिक्चर में नहीं दिखाते हैं वो छोटे छोटे टेक्नोलॉजी वाले जुगनू बना लेता है, भेज देता है, पूरा आक्रमण करके तहस नहस, है ना, वैसे ही टाइप जैसा, है ना, छोटा सा नैनो, मान लो हमने पक्षी बना लिया, है ना, तो वो जो दिखेगा तो आपको पक्षी की तरह, वर्ड की तरह, लेकिन उसका मेन काम क्या होगा, जाके कैमरे वैमरे उसमें लगे हुए होंगे, उसका एक्सेस दूर तक होगा, जासूसी वाला यंत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए अगर आगे चलते हैं। एनरॉन शक्ति परियोजना स्थल कहां स्थित है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, बहुत पुराना बकवास सवाल, मतलब बकवास क्या उस समय के हिसाब से है, तो डोभाल इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु थी, नेशनल कांग्रेस होती है ना। तो उसमें जैसे 2023 में हुई थी, 2023 में 108वीं राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। जनवरी 2023 में राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था, ठीक है। तो प्राय इनकी थीम पूछना, कहां हुई थी, ये सब करंट में सवाल पूछे जाते रहते हैं। इस सवाल का यहां कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी 23 वाले का अब तो 24 वाली हो जाएगी आपकी परीक्षा तक। तो 108वीं भारतीय कांग्रेस की विषय वस्तु क्या थी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। चलो तो प्योर करंट का सवाल है। निम्नलिखित संस्थाओं में से किस एक को CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेट नवाचार पुरस्कार 2000, तो ये भी क्या है आपका पूरी तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है ना, पूरी तरह से करंट का सवाल है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, डिपार्टमेंट DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये होगा। CSIR तो है ही है, वैज्ञानिक अनुसंधान विकास परिषद इसको बोलते हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना। ICSSR नहीं होती है, ICSSR तो वो होती है सामाजिक मतलब ये फेलोशिप देती है, जो आर्ट स्ट्रीम में बच्चे PhD वगैरह करते हैं उनको ICSSR, है ना। तो ये इसका मतलब साइंस और टेक से बिल्कुल भी नहीं है। तो वही पूछ रहा है कौन सी संस्था साइंस टेक से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, NFI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देख लेते हैं। NFI केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है। NFI अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल है। गलत दे रखा है। जो NFI है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, उसका नाम ही है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, है ना। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो वो भारत में जो भारतीयता की इनोवेशन है, अपना जो इनोवेशन है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, वही पूछ रहा है, प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, है ना। चलो मिला देते हैं। क्या क्या है, शेवरॉन। शेवरॉन क्या है, एक कंपनी है जो पेट्रोलियम का उत्पादन करती है, बेसिकली पेट्रोलियम उत्पादन, तेल, पेट्रोल, ये सब। तो शेवरॉन को हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए का दूसरा देखो किसमें, ए का दूसरा इसमें है, ए का दूसरा इसमें है। और देखते हैं AMD, है ना। AMD तो आप देखते होगे ना, फलाना AMD प्रोसेसर है। आजकल तो आप कंप्यूटर वाले जमाने वाले हो सब लोग, है ना, फोन जमाने वाले हो, तो AMD प्रोसेसर होता है। AMD प्रोसेसर की कंपनी है ना। सूक्ष्म संसाधित या माइक्रो प्रोसेसर, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 देखो, सी का 4 किसमें है, इसमें है, अच्छा इसमें भी है। फिर देखते हैं NT और एंस्कॉम GBHH, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर क्या होगा इसमें, है ना। ऑप्शन बी का क्या होगा, जो आपकी NTAD है वो किससे संबंधित होगी, तो वो आपकी संबंधित होगी तीसरे से, है ना। टेलीफोन और इंटरनेट कंपनी है NTAD, ठीक है। तो बी का क्या होना चाहिए, बी का तीसरा होना चाहिए। टेलीफोन और इंटरनेट वाली कंपनी, बी का 3, है ना। और आपका बचा डी का हो जाएगा पहला। एनरोकॉन क्या हो जाएगी, पवन ऊर्जा से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। मतलब टफ सवाल है, यूपीएससी का सवाल है, इसलिए थोड़ा कठिन है, तो घबराना नहीं है। ऐसी मैचिंग आपको दुखी नहीं करेंगी। और भाई साहब अगर आ जाए ना तो छोड़ जाना, ज्यादा घबराना मत, है ना। अगर लग रहा हो सही सही उत्तर तो लगाया हो, वरना सारे सवाल तो वैसे भी नहीं करने हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री बेसिकली क्या है कि अंटार्कटिका, जिसको क्या बोलते हैं, श्वेत महादेश या बर्फ महादेश भी बोलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और पूरी तरह से क्या है, या दक्षिणी ध्रुव उस पर है और पूरी तरह से वो बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। जलवायु परिस्थितियां वहां की ऐसी हैं। तो वहां क्या है, विभिन्न देशों के क्या है, रिसर्च सेंटर हैं। तो भारत का जो सबसे पहला रिसर्च सेंटर वहां बना था वो था दक्षिण गंगोत्री, है ना। फिर बना दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। 3 भारतीय रिसर्च सेंटर वहां पर हैं। तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहां, अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिया हुआ है अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, 1984 में हमने बनाया। दूसरा शोध केंद्र मैत्री है 1989 में। और तीसरा शोध केंद्र क्या है आपका, भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, भारती। तो लेटेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, भारती हो जाएगा। चलिए, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का क्या नाम था, दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यही सवाल घूम फिर के आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। कई बार ये सवाल घूम फिर के आपसे पूछा गया है। तो 38 में का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन क्या कहलाता है, शोध स्टेशन का क्या नाम है। तो 2009 में सवाल पूछ रहे हैं। 2009 में उसके स्थापना की बात चल रही थी। तो अब चाहे अब अगर पूछ ले हाल ही में कौन सा है, तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है आपका, भारती। याद रखोगे पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है ना। ये 1984 है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1989 और ये 2011। तो जिस भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे उस हिसाब से आप आंसर को सेटलमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध केंद्र का क्या नाम है। 2010 में आपसे पूछ रहा है, मतलब 2011 वाले की बात कर रहा है। तो दैट इज कौन, भारती, ठीक है। चलो, वो वाली भारती नहीं जो कपिल शर्मा शो में आती थी और इधर उधर आती, वो भारती नहीं है। ये भारती शोध केंद्र का हमारे नाम है, ठीक है। जैसे ये संस्थान का नाम है डिकोड एग्जाम, वैसे ही वहां एक रिसर्च सेंटर खोला है, उसका नाम है भारती। चलो आगे चलते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क क्या है। देशज रूप से विकसित भारतीय रक्षा के में अधिष्ठान रडार सिस्टम नहीं। हिंद महासागर में रिम देशों की नहीं, हिंद महासागर, भारतीय अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान या अंटार्कटिका क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतरजलीय वेधशाला, ये इसका सही आंसर है। अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है क्या, इंडार्क। तो याद रखोगे इसको भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्रुवीय जलराशियों के परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है, ध्रुवीय कोड। 2022 में इसमें कुछ संशोधन वगैरह किया गया था, उसको लेकर चर्चा में था, इस वजह से ये करंट अफेयर्स का सवाल है, ठीक है। यूपीएससी ने पूछा है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। 2021 में करंट में सवाल था, करंट अफेयर्स का सवाल है। ये क्या है, मुक्तेश्वर, ठीक है। तो ये करंट वाले सवाल का कोई मतलब है नहीं, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है आपको, रटना नहीं है। ये समझते चलना है कि करंट से सवाल कैसे आएगा। मतलब इस प्रकार की अगर कोई बढ़िया सी घटना हो रही है ना, तो वो आपसे उसका स्थान, उसका दिनांक, है ना, किस देश के साथ समझौता है, कैसे कर रहे हैं, कहां पे है, विश्व का अगर पहला दूसरा है तो वो
वो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन, आइसोबात। इन्होंने आगे लिखा ही नहीं है, भूल गए हैं, है ना। आइसोबार दाब से संबंधित होता है, आइसोहाइट गहराई से संबंधित होता है, आइसोहेलाइन जो होता है वो समुद्र वाले एरिया से संबंधित होता है, समुद्र में लवणता, आइसोहेलाइन। और आइसोबात मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से चारों हैं, है ना। उसके हिसाब से देख लेना। मुझे जहां तक सवाल, क्योंकि कई बार कर चुका हूं तो मुझे ध्यान में है, इसका आइसोहेलाइन वाला सही नहीं है, और इसमें शायद वर्षा समथिंग कुछ दे रखा था आगे उसके, उसमें, है ना। आइसोहेलाइन में आगे वर्षा संबंधित कुछ दे रखा था, तो आइसोहेलाइन वर्षा संबंधित नहीं होता है, तो जल में लवणता से रिलेटेड होता है। तो सी इसका सही आंसर होगा। मैं देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? एक्कोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपसे, जो आपका जल की क्या करता है, जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, वो क्या है आपका? पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो घनत्व की अगर बात आ जाए, घनत्व प्रवणता की, तो किस क्या हो जाएगा? पिक्नोक्लाइन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं। ठीक है, उक्त पंक्तियां किसके लिए हैं? तो किसके लिए हैं? कल्पना चावला के लिए। उन्होंने ही बोला था वहां से, ठीक है, कल्पना चावला, कि मैं आकाश का नागरिक हूं। ठीक है, 7 दलीय वो दल पूरा गया था, जिसमें पूरा फिर आप जानते ही हैं उसके बाद क्या क्या दुर्घटना हुई थी। ठीक है, चलिए प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित कहां किया जा रहा है? तो वो स्थापित किया जा रहा है आपके नांगल में। ठीक है, और भाखड़ा नांगल डैम भी था। आपको कमेंट में करके बताना है किस नदी पे था। सर आपने ट्रिक बताई थी, मुझे तो याद है, मैं तो फट से कमेंट कर दूंगा, दूंगी, तो जल्दी से करो। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताते हैं। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय क्या होता है? जिसमें मतलब जैसे आप उसको चुंबक के पास रखोगे तो हल्का बहुत आकर्षित होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास ले जाओगे तो आकर्षित हो जाता है। ऐसा पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय मानी जाती है। तो 48 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो एल्यूमिनियम इनमें से चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोहा तो होता ही होता है, निकेल, कोबाल्ट भी होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय कौन हो जाएगा आपका? तांबा। ऑप्शन नंबर डी। निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, क्रोमियम भी है, लेकिन तांबा विद्युत अचुंबकीय है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तांबा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चुंबकीय, अब ये मतलब लास्ट वो है ना, इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा या कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं कहां से उड़ेल दूं आपको समझाने वाला आइटम। ठीक है, मतलब याद करने सवाल मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने संपूर्णता में ही आपको चीजें कराई हैं, चाहे फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी रही, चाहे फिर इंडियन ज्योग्राफी में करा रहा हूं, चाहे फिर ये करा रहा हूं। मेरा ये है कि मैं अब इसके बाद यूपी स्पेशल शुरू कर लूंगा, 10-12 क्लासेस उसकी होंगी, जो आपसे पिछले पूर्वावलोकन सीरीज के माध्यम से ही, मतलब जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश विशेष के सवाल, उनको हम कर लेंगे। खैर, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई नॉर्थ साउथ रहते हैं, है ना, तो उसकी जो नोक वाली स्थिति होती है, सुई की नोक जो होती है वो उत्तर की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है, फेरोमैग्नेटिक पाउडर रहता है। अब तो वो टेप, ये काम ही खत्म हो गया इनका, टेप रिकॉर्डर वगैरह का। अब तो कहां मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाती है, कहीं कर लो रिकॉर्डिंग। टेप रिकॉर्डर पहले होते थे, तो उनकी जो टेप होती थी, जो उसका जिसपे क्या कहते हैं, जिसपे रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो टेप किससे लेपित रहती थी? वो रहती थी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। पुराना सवाल है, मतलब अब कोई पुराना मास्टर बैठा हो बोले अच्छा नए नए जमाने वाला को फोन में रिकॉर्डिंग करते हो, पुराना सवाल पूछता हूं, तो फिर बत्ती गुल हो जाएगी। इसलिए ये सब हमें पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी, 5 रुपए की किताब वाला सवाल है ये, है ना। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे होगी, ठीक है, उसका वो किसका प्रयोग करती है? तो स्ट्रोंशियम परमाणु का प्रयोग करती है वो, है ना, स्ट्रोंशियम परमाणु। तो 53 में का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वचालित कलाई घड़ियां पहले होती थी, अब नहीं होती, अब तो सारी स्मार्ट वॉच हैं। तो ये पुराने जमाने के सवाल हैं, लेकिन हमें देखते चलने हैं, है ना। एक बार तो एक रीडिंग तो मार ही लो। तो स्वचालित घड़ियां कड़ाइयों में ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। 2-3 दिन उतार के रख दो, 2-3 दिन अगर आप इनको नहीं पहनोगे तो बंद हो जाती थी। ठीक है, चलो
जैसे आजकल क्या है, इलेक्ट्रो सारी स्मार्ट वॉच हैं, आप उनको चार्ज नहीं करोगे तो बंद हो जाएंगी, ऐसे इनका सिस्टम है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा क्या होता है, तो क्रिस्टलीय एसिलरेटर बोलते हैं उसको, ऑसिलरेटर, क्रिस्टलीय दोलित्र हिंदी में लिखा है। इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो मेरे दृष्टि से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। स्फटिक क्रिस्टल वही वाला बात है जो रात में नहीं घड़ी चमक सी जाती है, रेडियम रेडियम की बोल कर चूतिया बनाते हो, सॉरी मतलब रेडियम रेडियम की बोलते हो, तो उस तरीके से वो क्या है, वो है ये, है ना, दाब विद्युत प्रभाव है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। MOEMS मोम्स का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो किसका है मोम्स पूर्ण रूप, माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, मेगा ऑपरेशन। तो जो मोम्स है ना वो किसका पूर्ण रूप है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 58 रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है, तो प्यूमा की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन नहीं, यूज्ड मशीन प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का। रोबोटिक्स में प्यूमा क्या है, प्रोग्रामेबल, जो क्या है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 58 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए के विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वास नमूने एकत्रित करना। वेल है ना, मतलब जो वेल सांस छोड़ती है बाहर आके, तो उसके श्वास नमूने लेना। तो ये सब किसमें ड्रोन का यूज हो सकता है भाई साहब, सब काम में ड्रोन हो सकता है ना। ज्वालामुखी का ऊपर देखना हो तो ड्रोन को भेज दो, आदमी तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, ड्रोन को भेज दो, है ना। फसल में कीटनाशक का छिड़काव करना हो ड्रोन से करवा दो, अपने यहाँ तो छोटे छोटे खेत होते हैं, है ना। आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तो वहां जोत का आकार बहुत बड़ा है, अपेक्षाकृत बहुत बड़ा है, तो वहां ऐसा थोड़ी ना होता है कि बैल लेके ट्रैक्टर लेके खिताई कर रहे हैं। 100 हेक्टेयर का मान लो किसी का फॉर्म है ना, 100 हेक्टेयर का फॉर्म है, कृषि फॉर्म है, तो क्या करेगा, बैल से या ट्रैक्टर से थोड़ी जुताई करेगा, वो एक हेलीकॉप्टर लेगा और उससे पूरे में 2 घंटे में समय पीड़कनाशी छिड़क के चला आएगा। तो उसी तरीके से इससे क्या हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 59 का। अगला सवाल देखते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई थी, तो कहां की गई थी, कराईकुड़ी में की गई थी 1953। चर्चा में था 2021 में, इसलिए पूछा है, बकवास सवाल है, राजस्थान वाले फालतू सवाल भी पूछ लेते हैं। ठीक है, खैर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से की गई थी, तो IISc बेंगलुरु, इसका नाम आपने सुना ही होगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है उनमें ये काफी अच्छी रैंकिंग पर रहता है, IISc बेंगलुरु, है ना, इसलिए आपने इसका नाम सुना होगा। तो 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयासों से IISc बेंगलुरु की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये मतलब कंफ्यूजन वाला सवाल, घुमाने वाला सवाल, सारे ओशन ओशन वाले दे रखे हैं, तो कौन सा ओशन कहां पे हो जाएगा आपको भी याद नहीं रहेगा। फिलहाल जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, शायद गोवा में है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्टडी सेंटर। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलाइए। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, तो जो तिब्बतन अध्ययन संस्थान है ये आप मतलब ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल है, रिपीट हो सकता है। तिब्बतियन अध्ययन संस्थान जो है आपका वो कहां है, आपका वाराणसी में है ना। तो 5 ए का 5 देखो किसमें है, 2 में है। ठीक है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहां है आपका, मुंबई में है, खासकर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बी का दूसरा होना चाहिए, बी का दूसरा केवल इसमें है। फिर राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये कहां है, ये बेंगलुरु में है, ये भी सही है। सी का तीसरा होना चाहिए। और केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहां है आपका, हैदराबाद में है। ठीक है, अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, जैसे मैंने ऐसे याद कर रखा है, जैसे जो आपके ओवैसी साहब हैं उनको आप कभी इंग्लिश में बोलते हुए सुनना, एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा रखा है कि मतलब अंग्रेजी उनकी बढ़िया है, ओवैसी से हैदराबाद कनेक्ट कर लो तो आपको याद हो जाएगा, है ना, ध्यान में रह जाएगा। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस आपका कहां है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस आपसे पूछ रहा है कहां है, तो वो आपका कहां पड़ जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस। ठीक है, योगा साइंस वाला वही होगा। ठीक है, चलो अब ये मिलाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हाईटेक सिटी, साइंस सिटी, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। देखो हमें कंफर्म वाले पकड़ो पहले, जो मुझे कंफर्म पता है उनको मिलाऊंगा। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा त्रिवेंद्रपुरम में है, तो सी का दूसरा देखो कहां है, सी का दूसरा देखो 1 में ही है, मिल गया ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। फिर भी चेक कर लेता हूं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, ठीक है, जहां आपका ये हमारा जहां इंस्टीट्यूट है ना वहीं पास में ही है ये CDRI, तो ये कहां है आपका? लखनऊ में है। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देखो डी का पहला है क्या? नहीं, डी का तो इसमें तीसरा है। एक मिनट देख लेते हैं, सी का दूसरा, डी का पहला, कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, फिर भी जो भी हो, मतलब आपको याद रखना है जो CDRI है आपका वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, जो आपका CDRI है वो आपका लखनऊ में है, और जो आपका रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है थुम्बा में है। इसमें कुछ ऑप्शन में या तो मिसटाइप हुआ है या कुछ भी हुआ है ना, मैं सही से लिख देता हूं। जो आपका हाईटेक सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हैदराबाद में, और साइंस सिटी हो जाएगी कोलकाता में। मतलब या तो यहां मिसटाइप है या जो भी रहा होगा, देख लेते हैं। डी ए का क्या हो जाएगा? हाईटेक सिटी हैदराबाद में, ए का 4, बी का क्या हो जाएगा? साइंस सिटी आपकी कहां हो जाएगी? कोलकाता में। सी का क्या हो जाएगा? रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में, और जो डी है आपका उसका क्या हो जाएगा? ए पहला। तो ये इसका सही आंसर होगा 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से। चलो, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है किसमें? है ना, कार्बन माइक्रोफोन है ना, वही छोटा वाला सिस्टम की बात चल रही है। तो कार्बन माइक्रोफोन का बढ़िया सा यूज किसमें होता है? तो टेलीफोन में होता है। टेलीफोन में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर महोदय ने प्रतिपादित किए थे। केपलर का ग्रहों का नियम, जैसे वो बताते हैं ना, जैसे क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मान लो ये सन है, तो इस तरीके से दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उनका वही नियम है। एक नियम तो ये है कि जब यहां पे होगा समान समय में समान दूरी तय करता है ना, तो यहां पे होगा तो थोड़ा स्लो चलेगा, यहां होगा तो थोड़ा फास्ट चलेगा, ऐसे वाला सिस्टम है, समान क्षेत्रफल और वो सब। तो आपको वहां अभी इतना डीप में नहीं घुसना है, उसका कोई मतलब नहीं है। केपलर द्वारा ग्रह के नियम आप याद रखोगे। आगे चलते हैं। सोलेक्सॉ क्या है? ठीक है, तो देखो नाम से ये सोलर और रिक्शा दोनों को मिला दिया, सोलेक्सा। ठीक है, तो क्या है? सौर रिक्शा है। सोलेक्सा क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, चंद्रगुड़ी नहीं, चंद्र गाड़ी नहीं, जूते का मधु नहीं, सौर रिक्शा। जैसे आप दोनों को मिलाओ तो सौरेक्सा अपने आप हो जाएगा। आगे चलते हैं। कॉमन सेंस वाला सवाल, बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री या हिंदी में इसको बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ग्रंथ मिति। ठीक है, ग्रंथ मिति बेसिकली कहां पढ़ते हैं आप? जब पुस्तकालय विज्ञान पढ़ते हो वहां पढ़ते हैं ग्रंथ मिति। ठीक है, तो काय से रिलेटेड है? पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य नहीं, सूचना प्रबंधन नहीं, सूचना प्रबंधन उपकरण, हाँ ये सही हो जाएगा, है ना। इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन या बुक्स होती हैं उनको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है, साइट्रोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो साइट्रोट्रॉन क्या है? कृत्रिम वेदर उत्पन्न कर देगा, है ना। साइट्रोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम एक एरिया विशेष में क्या कर सकते हैं? कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। साइट्रोट्रॉन से क्या उत्पन्न किया जा सकता है? कृत्रिम मौसम। आगे देखते हैं अगला सवाल। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? तो जो आपका IIT रुड़की है ना, वो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका ऑल ओवर एशिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कहां स्थापित किया गया था? रुड़की में। ठीक है, याद रखोगे एशिया का पहला है भाई साहब, और मतलब अच्छी अच्छी रैंकिंग में भी आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। चलो, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो जो भारत में मीट्रिक प्रणाली, आपकी मीट्रिक प्रणाली मतलब जो आपका अरे वही सब मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली, मतलब दशमलव वाली, जैसे पहले 1 रुपए में 4 आना और वो सब होता था। फिर 1 रुपए में 100 पैसा वाला जो सिस्टम था वो कब से शुरू किया गया था? 1/4/1957, 1 अप्रैल 1957 से उसको हमने शुरू किया है ना। चलो आगे चलते हैं। टेकियान से क्या तात्पर्य है? तो टेकियान, यद्यपि अभी तक हम
प्रॉपर उन चीज की खोज नहीं कर पाए हैं जो प्रकाश से ज्यादा तेज चल सके, लाइट की स्पीड से भी जिसकी ज्यादा तेज स्पीड हो, ऐसी चीज अभी हम पूरी तरह से इन्वेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन टैकियान ऐसे परिकल्पनात्मक कण हैं, मतलब ऐसे क्या कह सकते हैं उसको, ऐसे इमेजिनरी कण हैं जिनकी गति क्या होती है, प्रकाश की गति से तीव्र होगी। तो प्रकाश की गति से तीव्र वाले कण हैं क्या, टैकियान। चलो आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जॉन सी मैथर, माइकल गिफरिन, पॉल जी एलन, पीएल सेलर्स। तो पॉल जी एलन जो है वो तो माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, सह संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं पॉल जी एलन। ठीक है, तो यानी सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा पहला। सी का पहला देखो किस में है, बी में है और सी में है। आगे चलते हैं, बी जो माइकल ग्रिफिन्स हैं वो नासा के उस समय के, जब ये सवाल पूछा गया क्योंकि रेड हो रखा है, तो नासा के प्रशासक थे, तो बी का क्या होगा, तीसरा होगा, ये भी सही है। फिर जॉन सी मेथर क्या है, इनको नोबेल प्राइज मिला है भौतिकी में, तो ए का क्या हो जाना चाहिए, ए का हो जाना चाहिए आपका 4, ए का हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और पीएल सेयर्स क्या है, अंतरिक्ष पदयात्री हैं दूसरा। तो मतलब ठीक है, यूपीएससी है तो इतने कठिन नाम तो देगी ही, लेकिन नासा के प्रशासक किसी कारण से चर्चा में रहे होंगे, है ना, भौतिकी में नोबेल इनको 2000 उसमें मिला होगा, तो मैचिंग करके सवाल करंट, बेसिकली करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसको रटना नहीं है। आगे चलते हैं, मैं इसलिए कर लाता हूं ताकि आप रिवीजन के समय भी इन सवालों को छोड़ सको, कट लगा दो इन पे, रिवीजन के समय भी छोड़ सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सवाल है। राजा रमन्ना के विषय में जो भी कथन है उन पर विचार कीजिए। राजा रमन्ना आपको पता है जो हमारे न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी है उसके प्रमुख माने जाते हैं भारत में, उनकी देखरेख में काफी काम हुआ है। तो आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम के वह निर्देशक अधिकारी थे। ठीक है, 1975 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, ये भी ठीक है ना, जो 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद 1975 में पद्म विभूषण दिया उन्हें। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया, है ना। आपको पॉलिटी जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि मंत्री भी 3 टाइप के होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागास एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक भी लिखी थी, है ना। म्यूजिक में थोड़े इंटरेस्टेड थे, तो मेरे हिसाब से चारों कथन सही होने चाहिए। है कोई चारों वाला, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, चारों कथन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आपने अब देख ली होगी, है ना। देखिए नहीं, बहुत तेज पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उससे जो भी उसके सामने आता है सब कटता चला जाता है, चाहे फिर वो पत्थर सही चाहे कुछ भी सही। तो खदानों का जब हम भेदन करते हैं, खदानें हमें खोदनी होती हैं, तो वाटर जेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पानी की तीव्र धार से क्या करते हैं, पत्थर टूटते चले जाते हैं और इजीली वो कार्यक्रम हो जाता है। तो काय में कर रहे हैं, खदानों के भेदन में। ठीक है, सिंचाई में नहीं, अग्निशमन में नहीं, भीड़ नियंत्रण में नहीं। भीड़ नियंत्रण में अगर चला दिए तो आदमी फट लेंगे, मतलब समझ रहे हो, वाटर टेक्नोलॉजी। तो ये किसमें यूज हो रही है, बेसिकली खदानों के में यूज हो रही है, खदानों के वेदन में। 8-10 सवाल और रहते हैं, खत्म करते हैं। लेजर बीम का उपयोग होता है, लेजर बीम का उपयोग कैंसर में भी होगा, हृदय की चिकित्सा में भी कर सकते हैं, आंख में भी करते हैं, ये तो सब होना चाहिए इसमें। या तो ऑप्शन नंबर ई होगा या फिर जैसे इस प्रकार के सवाल, हाँ यूपी है तो ई नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल क्या है, कई इसके आंसर है, तो आप कोई भी लगाया हो या छोड़ आओ, ये प्राय मार्किंग से बाहर हो जाते हैं, या फिर जिन्होंने आंसर लगाए होते हैं उनको नंबर मिल जाते हैं। तो आपको पता है हृदय में भी होता ही है, चारों में होता है लेजर बीम का यूज। ठीक है, चलो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो मुझे सबसे पहले सही पता है वो लगाऊंगा। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं हम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। ए का तीसरा देखो, लो ए का तीसरा एक में ही है, मिल गया सही आंसर। फिर भी बाकी चेक कर लेता हूं, है ना। मैचिंग वाले सवाल अगर एक कंफर्म पता है, 2 कंफर्म पता है, तो आपको कंफर्मली ही सही आंसर मिल जाएगा, ये नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, तो बाकी जीन थेरेपी किसमें यूज होगी और क्रायोजेनिक किसमें यूज होगा, और फिर क्रायोजेनिक्स और उसके बाद कोबाल्ट 60 किसमें यूज होता है, कैंसर के उपचार के लिए यूज होता है। डी का क्या हो जाएगा, पहला। देखो इसमें डी का पहला है ना। जीन थेरेपी बेसिकली जो ब्लड रिलेटेड रोग होते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें यूज होती है, तो बी का 4 होना चाहिए, ये हो गया। और क्रायोजेनिक्स किसमें यूज होगा, पुनर्जीवित करने वाले जीवित पिंडों के, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, 2 हमें कंफर्म पता है, हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, Y2K समस्या जो थी, जो सन 2000 के आसपास आई थी, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने सॉल्व किया था, तभी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भारतीयों का क्या कहते हैं उसको, यहां से उठ के विदेश जाने लग गए थे, क्योंकि भाई पूरा विश्व उस समस्या से ग्रसित था। मैंने जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें पढ़ाया है उसमें मैंने वो करवाया आपको। ठीक है,
तो Y2K कंप्यूटर ठीक है। गठिया यूरिक अम्ल की वजह से होता है। आवाज का प्रदूषण डेसिबल में नापते हैं। एडोब क्या है? हार्डवेयर नहीं है, एडोब तो सॉफ्टवेयर है। एडोब का स्कैनर आता है ना, एडोब का पीडीएफ रीडर आता है और तमाम चीज आती है। तो एडोब सॉफ्टवेयर है ना कि हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम जैसे बेसिकली ये मेरी पेंसिल है, ये हार्डवेयर है ना, ये आपका बोर्ड है, ये हार्डवेयर है। तो इस तरीके से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? 79 सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक थे? नहीं, जॉन हॉपकिंस नहीं थे। होम्योपैथी के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर हेनीमैन। ठीक है। विकास का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने नहीं दिया था, डार्विन ने दिया था। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। बात तो सही है। वास्को डी गामा ने अमेरिका की नहीं खोज की थी। अमेरिका ने तो अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की थी। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की मानते हैं। भारत की खोज का क्या मतलब है? मतलब हम कहीं खो गए थे क्या यार? मतलब इन लोगों ने जो लिख दिया वो हम पढ़ते आ रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, अब जो है ठीक है। तो इसमें सही क्या है? सी सही है। ठीक है। तो डी, जबकि बाकी सारे गलत है। जॉन हॉपकिंस नहीं है, हेनीमैन है, डॉक्टर हेनीमैन है। ये डार्विन ने दिया है, ये गलत है। चलो, ऑटो हॉर्न ने अणु बम के खोज निम्नलिखित में किस सिद्धांत के आधार पर किया था? तो अणु बम का है, परमाणु बम का है, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जबकि हाइड्रोजन बम की अगर बात हो तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो अणु बम की बात करें या परमाणु बम की बात करें, किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, नाभिकीय विखंडन। आगे चलते हैं। एटम बम या अणु बम वही बात है कि सिद्धांत का आधार क्या होता है? सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करते अपना। नाभिकीय विखंडन। यही आपसे हाइड्रोजन बम पूछ ले, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो किस पे आधारित होगा? नाभिकीय संलयन पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए 2 बम गिराए गए थे, आपको पता है ना? 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा वाले का नामकरण किया गया था, उसकी मचाई गई तबाही के आधार पर, क्या? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो गिराया गया था उसका नाम कहा गया था फैटमैन। इसमें विस्फोटक क्या प्रयोग किया गया था? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया गया था वो क्या था? प्लूटोनियम। ठीक है। प्लूटोनियम ही बेसिकली या तो यूरेनियम 235 या पीवी 239 का यूज हम किसमें करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन में करते हैं। यह भी याद रखना है आपको, यूरेनियम 235 का उत्पादन किया जाता है। ठीक, मतलब उसकी हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया था? ये बहुत पुराना प्रथम आपसे पूछ रहा है। प्रथम आपका क्या कहते हैं? यूएसए ने किया था। ये 2013 में पूछा गया है। 2012 में शायद चाइना ने किया था, तो उस वजह से पूछा गया होगा। लेकिन प्रथम पूछ रहा है तो यूके नहीं, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, अमेरिका ने। ठीक है। तो ये कोई विशेष सवाल नहीं है, इनको लेकर घबराना नहीं है। ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। ठीक है। मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। हम देख के आए थे। मॉडेम का क्या मतलब है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता रहता है, मॉडल। समुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में नहीं, गोवा में है। ठीक है। वर्जीनियस 17 वीडियो कार्यक्रम रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है। नहीं, वर्जीनियस 17 ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक वही है, ग्रह उपग्रह टाइप से है कुछ। ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्या सत्य है? तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें? कड़ाई घड़ी में भी होते हैं, प्रदर्शन युक्तियों में भी होते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर में, सब में होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, जाना ही नहीं है ना, सवाल आएगा भी नहीं ये वाला। ठीक है। चलो, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, अच्छा ओएलईडी, आजकल तो टीवी आने लग गए ना ओएलईडी वाले, वही पूछ रहा है। का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन, डिजिटल डिस्प्ले सृजित करने के लिए किया जाता है ना। ओएलईडी प्रदर्शन किस प्रकार लाभकारी है? देखते हैं। यूपीएससी का सवाल है, घबराना नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात है, जहां भी पॉसिबिलिटीज कहेगा कि ये ऐसा कर सकता है तो हम मानेंगे कर सकता है ना। या आपके गाल पे झापड़ मार सकता है तो भाई साहब आने वाले समय में गाल पे झापड़ भी मारेंगे, टीवी निकल के। खैर, ओएलईडी प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक अवस्तरों, नम्य मतलब सॉफ्ट वाले प्लास्टिक अवस्तरों पर संरचित किए जा सकते हैं। ठीक है। आपके फोन नहीं आ गए फोल्डेड वाले, वो सब ओएलईडी का यूज कर रहे हैं। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंत स्थापित उपरलेखनी फलाना डीगा बनाए जा सकते हैं, है ना। कैन कोड, ये भी ठीक होगा। ओएलईडी के प्रयोग से
पारदर्शी प्रदर्शन संभव है ना, तो इसमें भी संभावना व्यक्त की जा रही है। जहां भी टेक्नोलॉजी में संभावना, कैन, कुड, मे, माइट व्यक्त किया जाए वो प्राय सही होते हैं। ठीक है, इतना घुस के तो आप टेक्नोलॉजी पढ़ नहीं सकते क्या क्या कर सकती है। नीचे दिए हुए कूटों में कौन सही है, सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेदन रेजोल्यूशन, नहीं होते यूट्यूब पे आप देखते हो 240 रेजोल्यूशन में देख रहे हो, 380 में देख रहे हो, 420 में देख रहे हो, तो उसी तरीके से 1720 में देख रहे हो, है ना। 1080 वाले का वो क्या होता है, वो होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1920 गुणा 1080 होता है ना। इसी तरीके से जो आपका क्या कहते हैं, इसी तरीके से होते हैं। जो आपका 720 वाला है उसका कितना होता है, 1280 गुणा 720 होता है, 1280 720, है ना। इस तरीके से देख लेना इनको एक बार, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तुक्का भी लगाना हो तो देख लो भाई साहब, ये तो कम वाला तो होगा ही नहीं, बराबर वाला नहीं होगा, बचे ये दोनों बी, है ना। कॉमन सेंस से भी सवाल सॉल्व होते हैं, बार बार कहता हूं मैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो रेडिएटर को लाते हैं। बाकी पॉलीग्राफ झूठ का टेस्ट पता लगाने के लिए, टरबाइन वही विद्युत बनाने के लिए। ठीक है, रेडिएटर का यूज होता है मोटर वाहन के इंजन को ठंडा करने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। संभवतः अंतिम सवाल होगा। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय, मोबाइल मतलब मोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल मतलब बाइक वाइक ये सब चीजें, भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है। लोगों के आवागमन के संबंध में। ठीक है, पहले पैदल जाते थे, हमारी अम्मा बताती थी कि तुम्हारे बाबा बेटा अपनी, अभी जैसे दौज का त्योहार निकल गया ना, कि वहां थी 20-25 किलोमीटर हमारे यहां से जगह पड़ती है, वहां से क्या करते थे, पैदल जाते थे दौज कराने। तो अब क्यों पैदल जाएंगे भाई साहब, अब तो मतलब ठीक है ना, जब बाइक है सब चीज है, तो क्या आवागमन में क्रांति ला दी है। ठीक है, लोगों के जुड़ाव में लोग जुड़ गए हैं। फोन के माध्यम से क्या होता है, अभी मुझे यहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे अपने मित्र से बात करनी है, 1 मिनट में फोन घुमाऊंगा, बात हो जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी, ये भी ठीक है। लोगों की संवेदनशीलता, संवेदनशीलता क्या मतलब है ना। बाइक आ गई उससे कोई संवेदनशील थोड़ी ना हो गया, फोन आ गया उससे कोई संवेदनशील थोड़ी ना हो गया। तो 1 और 2 सही है। सही उत्तर को चुनिए, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। इस प्रकार आपका पूर्ण रूप से भौतिकी समाप्त होता है। ठीक है, तो यहां आपकी फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। 20-21 कक्षाओं में इनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, रिवाइज करते रहोगे तो चीजें याद रहती है। फिजिक्स के भी 2-4 सवाल तो टपकते ही हैं, इनको कर लोगे तो लगभग वही 15-16 घंटे की क्लास होगी मुश्किल से। इसको कर लेना, रिवाइज कर लेना। बाकी इसके बाद अब आपका ज्योग्राफी के साथ साथ, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ यूपी स्पेशल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करें, और मुझसे अगर कुछ और भी चाहते हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताते चला करें, क्योंकि हम लोग आप जो डिमांड करते हैं उसी के हिसाब से डिमांड सप्लाई वाला कार्यक्रम है ना। चलो खैर, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल के साथ, आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।